ऐसी मांग पर जो मांग वाजिब नहीं है और उस पर वो अनशन पर बैठ जाए तो क्या सरकार उसको मरने देगी? लेकिन ये सरकार की तानाशाही है कि कोई भी प्रोटेस्ट इनके खिलाफ हो तो उसको खत्म करो। इन्हें किसी की जान लेना चाहते हैं क्या? वो उपद्रव क्यों कर रहे हैं कि इसको क्यों हॉस्पिटलाइज किया यूं? और धर्मेंद्र प्रधान जिसने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं देश के अंदर, किसी को सजा नहीं हुई। ऐसा जो माफिया है उसको पनपाने का काम एनटीए के द्वारा किया गया। सोनम वांगचुक ने जो मांग की है वो गैर वाजिब है। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती, जिसने उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। देखिए, कोई भी ऐसी मांग पर जो मांग वाजिब नहीं है और उस पर वो अनशन पर बैठ जाए तो क्या सरकार उसको मरने देगी? सरकार उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करेगी तो क्या करेगी? और जो इस पे नाटक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो क्या चाहते थे कि इसकी मौत हो जाए? इन्हें समझ में नहीं आया। लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये किस तरह होता है राजनीति का? इन्हें किसी की जान लेना चाहते हैं क्या? वो उपद्रव क्यों कर रहे हैं कि इसको क्यों हॉस्पिटलाइज किया यूं? तो हॉस्पिटलाइज नहीं करते तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, तो गिरावट हो रही है तो उसको बचाना तो ज़रूरी है, तो इसके लिए हॉस्पिटलाइज किया। और उस पर वो नाटक कर रहे हैं तो क्या उसकी शहादत पर, मतलब उसकी मौत पर वो राजनीति करना चाहते हैं? दूसरी बात ये, सोनम वांगचुक ने जो मांग की है वो गैर वाजिब है। कोई भी व्यक्ति कोई गैर वाजिब मांग को लेकर के और कहीं भी बैठ जाए, आमरण अनशन कर दे, तो सरकार के पास इसके अलावा और क्या विकल्प है कि उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। यानी मांग भी कोई भी करे, वाजिब करे। अब उसने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने करवाया पेपर लीक? क्या बात करते हैं वो? किस आधार पर मांग कर रहे हैं वो? क्या अपराध है? यानी कुछ भी, कहीं कोई किसी व्यक्ति ने किया होगा कोई भी तो उस पर कार्रवाई हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने तो तुरंत और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे वो? इतना क्विक एक्शन मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो इतना बहुत बढ़िया तत्काल निर्णय लिया वो तो स्वागत योग्य है कि तुरंत परीक्षा स्थगित कर दी। ये राजस्थान में जो हुआ है ना, 2.5 साल बाद कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुआ था, वो पुलिस अधिकारी बन चुके कोई ड्यूटी ज्वाइन कर दी और 2.5 साल बाद वो परीक्षा रद्द कर दी, तो उनको वापस घर जा कर के जीरो से पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। ऐसा तो नहीं होने दिया ना उन्होंने, और वो परिणाम भी आ गया परसों। हमें फालतू की नाटकबाजी से काम नहीं चलता है। और दूसरा, ये ऐसी राजनीति करना भी नहीं चाहिए जो लोग इस राजनीति में जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं किसी की मौत पर। लेकिन ये सरकार की तानाशाही है कि कोई भी प्रोटेस्ट इनके खिलाफ हो तो उसको खत्म करो, दबाओ, उसको खत्म करके इस प्रकार की स्थिति कर दो कि कोई दोबारा भी अनशन नहीं कर सके। ये तरीका गलत है इस सरकार का। सोनम वांगचुक इस देश के नहीं, दुनिया के बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे नवाचार किए कि देश दुनिया उनको एक अपना आइकॉन मानती। लेकिन उनके साथ क्या किया? पहले देशद्रोह का मुकदमा लगा कर उनको अंदर ठोक दिया। 5-6 महीने जेल के बाद उनको कहा कि नहीं ये तो गलती हो गई, उनको रिहा किया। और आज जब वो अपनी मांगों के लिए बैठे थे तो सरकार को चाहिए था कि उनकी बात सुनती। और धर्मेंद्र प्रधान जिसने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं देश के अंदर, किसी को सजा नहीं हुई। ऐसा जो माफिया है उसको पनपाने का काम एनटीए के द्वारा किया गया। एनटीए में जिनकी नियुक्ति इस सरकार ने की, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने की हो, चाहे मोदी जी ने की हो, उन लोगों ने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनकी भागीदारी रही और उनकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हुआ। आज इन लोगों के
नैतिकता तो बची नहीं है, नहीं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाता, ये जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज पूरे देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भी चला रहे हैं, छात्रों के हितों के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं अन्य पार्टियां भी, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये अलोकतांत्रिक तरीके से सोनम को जो उठाया गया है ये गलत है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तब पता। ये ठीक नहीं है। से है राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है राजस्थान में। हाल ही में राज्यपाल द्वारा एक आदेश निकाला गया है विश्वविद्यालयों में मराठी अध्ययन केंद्र खोलने का, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। विरोध इस बात का नहीं है कि मराठी अध्ययन केंद्र खोले जाए, बल्कि मांग इस बात की है कि राजस्थान में पहले राजस्थानी भाषा की मान्यता की जो मांग उठ रही है उसकी तरफ तो सरकार ध्यान दे। देखिए, हम तो फ्रेंच भी पढ़ाना चाहते हैं, इटालियन लैंग्वेज भी पढ़ाना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाना चाहते हैं, तो लैंग्वेज पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात है, लगातार उठती जा रही है और हम सब भी ये कोशिश तो कर ही रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। लेकिन हमारे यहाँ पर राजस्थानी भाषा एक नहीं होने के कारण से कहीं पर बागड़ है, कहीं पर गोडवाड़ी भाषा है, कहीं पर मारवाड़ी है, कहीं पर ढूंढाड़ है, तो यूँ करके अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी फर्क आता है। लेकिन फिर भी इसको यदि एक करके और इसकी मान्यता की बात की जाती है तो स्वागत योग्य है, और हम तो स्वागत करते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारी राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा या जो भी हमारी राजस्थानी भाषा है उसको मान्यता मिले। हम तो प्रयत्नशील हैं। लास्ट मेरा सवाल है, क्योंकि राजस्थानों में जो इस प्रकार की घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर हाल ही में टीकाराम जूली और अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का उसको मजबूत कर रही है। ऐसे में ये जो कुछ एक घटनाएं हुई है जिसके बाद उस पर राजनीति की जा रही है, उसको किस तरह देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनको खुद को सोचना चाहिए कि सुधारात्मक दिशा में उन्होंने क्या काम किया। भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, सुदृढ़ कर रही है, व्यवस्थाएं सुधार रही है, और अभी एकाएक ये जो विषय उठा रहे हैं, पहले भी कितनी प्रकार की घटनाएं हुई, वो समझना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया। हमने देखिए एम्स को सुदृढ़ किया, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हमने हर जिले में कर दी, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने के काम हमने किए, डॉक्टर्स को पाबंद किया कि वो स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा दे, ग्रामीण सेवाएं करे, तभी उसको डिग्री मिलेगी, यहाँ तक पाबंद किया। तो हम तो कर रहे हैं सुधारात्मक दिशा में। हम ऐसा भी कर रहे हैं कि दवाओं को भी देखा जाए, उसकी भी जांच की जाए। ये पहली बार हो रहा है कि दवा की पहले जांच करके, बैच की जांच करके उसका उपयोग करना दिया जाए। ये हमारे मंत्री ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, चिकित्सा मंत्री ने, तो कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं पर भी किसी पीड़ित को यदि तत्काल सुविधा नहीं मिले, राहत नहीं मिले, तो ये इसकी चिंता सबको है। अब कोई भी इरिटेट करने के लिए फालतू का टेलीफोन करे, अब उसको हमने भी सुना है कि वो प्रोवोक कर रहा था, उकसा करके बोल रहा था किसी से, कोशिश ये कर रहा था कि इसका जवाब, वो जानता था कि किस प्रकार से वो तंग करूंगा तो क्या बोलेगा। लेकिन चिकित्सा मंत्री ने व्यवस्था सुधारने का काम किया है, खुद जाकर के संभाल रहा है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति इसको केवल पीछे ही पड़ जाए, अब रात को ठीक है, कमी है, बता दो, ठीक बात है, लेकिन प्रोवोक तो मत करो, इरिटेट तो मत करो। ऐसा करना ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से परेशान करते हैं, ये उसकी भावना सब समझ रहे हैं, जो सुनने वाला है वो सब समझ रहा है कि वो अगला क्या चाहता था।
ये ठीक बात नहीं है। सहयोग करो। आज टीकाराम जी जूली कोई बात कर रहे हैं तो बताए ना, सुझाव दो ना। विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मंत्री दर्जा उनको प्राप्त है, क्यों नहीं सुझाव देते हैं? उनको महत्व तो पूरा मिला है। सुझावात्मक दिशा में काम तो करो, कुछ करते नहीं हो, केवल आलोचना केवल आलोचना केवल आलोचना, क्या मतलब है? कोई सुझाव दो ना कि क्या करना चाहिए इसमें। हम सुधार के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेंगे। केवल नाटकबाजी, सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोल दिया। मैं सोचता हूँ कि वो अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं टीकाराम जी। जो उनकी इमेज आज हमारे दिमाग में पहले थी, उसमें परिवर्तन आया है कि क्या क्या ये ऐसे सोचने लग गए। और खुद मंत्री दर्जा प्राप्त है, नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, क्यों नहीं सुधार की बात करते? सुझाव क्यों नहीं देते? कुछ भी नहीं करते, केवल अनर्गल बोल देना, जैसे कि उनके अध्यक्ष बोलते हैं। जोधपुर में हुआ था पिछली सरकार में, एक ही दिन में कई मूर्ति हुई थी सरकारी अस्पताल। हाँ, पिछली सरकार में भी बहुत कांड हुए। जोधपुर में क्या हुआ, कई जगह पर इनके कांड हुए। लेकिन कभी भी देखिए, इसमें ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। किसी की मौत पर, किसी के दुख पर राजनीति करता है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। चलता बड़ा में एक और बच्चे की मौत की बात सामने आई, कुल मिला के संख्या 5 हो गई है। किस तरह देखते हैं, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खुद ही वेंटिलेटर पे आ चुकी हैं। पूरा डिपार्टमेंट जिस प्रकार से हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उससे तो ये लगता है कि जैसे सरकार का इस और कोई ध्यान ही नहीं हो। ये मौतें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं और लगभग 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं। आप इस बात को समझिए कि जहां हॉस्पिटल्स के अंदर आईवी सेट नहीं हो, कैल्शियम की गोलियां तक नहीं हो, इंजेक्शन जो है वो दवा की जगह पानी के लगाए जा रहे हों, तो जनता को तो मरना ही है। और फिर मंत्री ये कह दे कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी है, अगर हमारे यहाँ इलाज नहीं है तो बाहर इलाज कराओ, दूसरी जगह चले जाओ। ये तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी से बच रही है। मैं भजनलाल जी से कहना चाहूँगा, आप खूब दिल्ली दौरे कर रहे हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला। ज़रा राजस्थान के हॉस्पिटल्स के भी दौरे करके देखिए, आपको हकीकत का पता चलेगा। मरीजों के हालचाल पूछिए, वहाँ क्या व्यवस्था है वो पूछिए। आप एक बार गए थे SMS, उसके बाद तो आपने जाना ही बंद कर दिया। आप जाइए ना, देखिए ना क्या व्यवस्थाएं हैं। रोज़ाना जो हालात बनी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, वो बहुत भयानक हैं। एक वो राजस्थान था जिसका हेल्थ मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर जाना जाता था, और आज हालत ये है कि लोग हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं और वहाँ उनकी जान ही चली जाती है। टीकाराम जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है सार्वजनिक स्थान से। उन्होंने कहा है कि यूसीसी वो अगले जो विधानसभा सत्र है उस पर लाकर उसको लागू करेंगे मध्य प्रदेश में, और कहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते पत्नी हिंदू रखता है तो मुसलमान को भी एक पत्नी रखना पड़ेगा, और एक से अधिक पत्नी रखेगा उसको इस यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आप लीडर पोजीशन है, यहाँ पर भी यूसीसी ले जाने के लिए एक समिति बना ली है जो कि सुझाव दे रही है, और संभवतः माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर कोई प्रारूप भी सामने आ सकता है, विधानसभा में रखा जा सकता है विधेयक। देखिए, ये इनका एक एजेंडा है जिसको लगातार एक के बाद एक स्टेट में इस प्रकार की बातें करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इस सरकार ने ये तय कर रखा है कि इस देश के अंदर विकास से तो वोट मिलेंगे नहीं, जाति और धर्म की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, और वो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस कानून की जरूरत है तो देश के अंदर लेके आइए। एक एक बीजेपी राज्य के अंदर इस प्रकार के कानून आप लेके आ रहे हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारे देश का संविधान बना, इस संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया, इसका प्रारूप बनाया, तो सब लोगों को उनके धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, उनकी रीति रिवाज के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से सब लोगों को उसके अंदर मान्यता दी गई थी। तो आप इस प्रकार से आज संविधान को ही चैलेंज कर रहे हैं, ये तरीका आपका गलत है। आपका टारगेट सिर्फ चुनाव है, नहीं कि आपका टारगेट कोई कानून लेके आना है। आज इस प्रकार के आप बताइए ना कितने लोग हैं जिन्हें 4 शादियां कर रखी हैं, बताइए। आप रेसो जारी करिए, आप इसके डाटा जारी करो ना, आपको पता चले।
सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक साथ चार शादी कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबको अपने धर्म के परंपराओं के अनुसार जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें रहने का हक है। लेकिन आज आप इस चीज़ का दुरुपयोग करो, ये तरीका गलत है। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें और जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे उसको पूरा करते। बजाय इसके कि उनको अरेस्ट करना सरकार की बौखलाहट को दिखाता है और जो दबाव बना सरकार पे, इस तरह की कार्रवाई कर कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। अस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती, जिसने उठाया उनको ले गए वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो उनका अगर स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था तो और भी जरूरी था कि उनसे तुरंत बात करते, उनकी मांगों को पूरा करते। वो मांग क्या रहे हैं? जवाबदेही मांग रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, पेपर लीक को बंद कराना चाहते हैं। जो राहुल गांधी ने कल देहरादून में क्या भाषण दिया, यही बात उन्होंने बोली राहुल जी ने, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के जो आक्रोश है उसको शांत करने की सरकार कुछ कार्रवाई करे। वो तो दबिश की राजनीति और आंदोलन और जनभावना को दबाने की राजनीति कर रही है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उससे जनता में, नौजवानों का जो सब्र का बांध टूट रहा है, उसके प्रति सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और आज नहीं तो कल सरकार को जागना पड़ेगा। और घमंड और अहंकार का जो उन्होंने रास्ता चुना है वो गलत है।